एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले यूनिट में हमने फोर्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 7 की हम बात करते हैं। और स्टूडेंट, आपको बता दें कि जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वह सारे के सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस चित्र में किए जा रहे कार्य को बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप कि एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हैमर बना हुआ है और ये एक टूल है। इस टूल को आपको पहचानना है कि इस टूल को क्या कहा जाता है। तो इस टूल को कहते हैं पंच कहते हैं, और ये जो भाग है ये एक जॉब है। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो फिगर है उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके जो ऑप्शंस दिया हुआ है कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस चित्र में किए जा रहे कार्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? पंचिंग कहेंगे, क्योंकि एक हैमर के द्वारा पंच से किसी भी जॉब के ऊपर पंचिंग करना क्या कहलाता है? पंचिंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी आकार का सुराग बनाने के लिए, गोल आकार का सुराग बनाने के लिए, वर्गाकार आकार का सुराग बनाने के लिए, या पहले किए गए सुराग को बढ़ाने के लिए। तो पंच का जो कार्य होता है वह होता है किसी भी आकार का सुराग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ड्रिफ्ट प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट एक प्रकार का फोर्जिंग टूल है, और यह देखने में जो होता है यह पंच समान ही होता है, परंतु इसकी आकृति कुछ अलग होती है। तो इसका इस्तेमाल हमें बताना है कि किसी भी आकार का सुराग बनाने, गोल आकार का सुराग बनाने, वर्गाकार आकार का सुराग बनाने, या पहले किए गए सुराग को बढ़ाने के लिए। तो ड्रिफ्ट का इस्तेमाल हम देखते हैं कि किसी भी आकार के सुराग को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि पंच और ड्रिफ्ट बनाए जाते हैं। पंच और ड्रिफ्ट जो होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? 0.2% कार्बन वाला स्टील, या 0.4% कार्बन वाला स्टील, 6% कार्बन स्टील, या 8% कार्बन स्टील। तो स्टूडेंट, ऐसा स्टील जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है उसमें 0.8% कार्बन है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील। तो क्वेश्चन को आप देखिए कितना सहज तरीके से पूछा गया है, और जो ऑप्शन दिया है काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप पूछा गया है कि यहाँ पर डायरेक्ट हाई कार्बन स्टील ना पूछ करके 0.8% कार्बन स्टील पूछा गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो एग्ज़ाम देते समय ये सारे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए फोर्जिंग औजार का नाम है। यहाँ पर एक टूल्स दिखाई दे रहा है और उस टूल्स का हमें नाम बताना है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पंच कहते हैं। ये क्या होता है? पंच होता है, जो कि फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, टोंग्स दिया है, नेक्स्ट पंच दिया है, फोर्जिंग दिया है, और फोर्जिंग टूल दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट जो कि 8 एक्सरसाइज है, और इसमें यहाँ पर कुछ फिगर्स के माध्यम से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि चित्र में दिखाई गई वॉइस का नाम बताएं। यदि आपने वॉइस के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी वॉइस होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेग वाइज दिया है,
सेकंड बेंच वाइज दिया है, सी क्लैंप वाइज और डी कारपेंट्री वाइज। तो स्टूडेंट हम लोग फोर्जिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फोर्जिंग शॉप में जो प्रयोग होती है वह कौन सी वाइज होती है? लैग वाइज होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम है। यहाँ पर देखिए एक चित्र में दिया हुआ है और इस एक्स से रिलेटेड भाग का नाम बताना है। तो ये वाला जो भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? फिक्स जा हो गया, जिसे हम स्थिर जबड़ा के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है ये चल जबड़ा, यानी कि जिसे हम मूवेबल जॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वह क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मूवेबल जॉ के नाम से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताइए। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, फिर से वाइस का ही चित्र है और इस एक्स भाग का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। तो इस एक्स भाग को हम क्या कहते हैं? लेग के नाम से जानते हैं। और यही भाग जो होता है वाइस का, कहाँ पर? फर्श में दबा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर साइड में कि लैग दिया है, पीवट दिया है, स्प्रिंग दिया है और स्पिंडल दिया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा लैग होगा। और स्टूडेंट इस वाइस के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वाइस के जॉ गोलाई में खुलते हैं। तो ऐसी दो वाइस होती है, एक हैंड वाइस होती है और एक लैग वाइस होती है। इसके बॉडी पार्ट्स के जो नाम होते हैं उनके मटेरियल्स के बारे में भी पूछा जाता है कि यह किस धातु की बनी होती है। तो नॉर्मली यह माइल्ड स्टील की बनी होती है और रॉट आयरन की भी बनाई जाती है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि लैग वाइस पर कार्य को पकड़ा जाता है। लैग वाइस पर कार्य कब पकड़ा जाता है? फाइलिंग करते समय, ड्रिलिंग करते समय, मार्किंग करते समय या हैमरिंग करते समय। तो फोर्जिंग शॉप में हैमरिंग जब की जाती है तब लैग वाइस पर जॉब को पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि लैग वाइस आमतौर पर प्रयोग में किया जाता है। लैग वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रकार से नहीं पूछा जा रहा है, आमतौर पर प्रयोग में किया जाता है। तो फोर्जिंग शॉप में करेंगे, इलेक्ट्रिक लैब में, मशीन शॉप में या कारपेंट्री शॉप में। तो लैग वाइस का जो इस्तेमाल होता है वह कहाँ पर किया जाता है? फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं हम। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यह सारे स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप एक्सरसाइज नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फेराइट सीमेंटाइट की परतदार लेमिनेटेड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्टील के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। जो पियरलाइट है, आस्टेनाइट है, सीमेंटाइट है और मार्टेनसाइट, ये सारे के सारे क्या है? स्टील के स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है उसे याद करने की जो ट्रिक होती है वह क्या होती है। तो उसको याद करने के लिए आप इस तरह से ट्रिक को याद रखिए। फे सी पी आ मा ट्रो एंड सा। ओके स्टूडेंट, तो आप नोट करते चलिए। फे से हो जाता है फेराइट, सी से होता है सीमेंटाइट, पी से हो जाता है पियरलाइट, आ से होता है ऑस्टेनाइट, मा से हो जाता है मॉर्टेनसाइट, ट्रो से होता है ट्रोस्टाइट और सा से होता है सार्बाइट। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि इसके ट्रिक जब आप याद रख लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप
इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेराइट और सीमेंटाइट की लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है। तो फेराइट और सीमेंटाइट की परतदार संरचना की अगर हम बात करें या मिश्रण की बात करें तो वह होता है पियरलाइट होता है। और भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती है कि इसमें फेराइट का कितना मिश्रण होता है एंड सीमेंटाइट। तो फेराइट जो मिला होता है इसमें 87% फेराइट मिला होता है एंड आपका जो सीमेंटाइट होता है वह 13% मिला होता है। और यह स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह पियरलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे और कार्बन का रासायनिक यौगिक है। तो लोहे और कार्बन का जो रासायनिक यौगिक होता है वह कौन सा होगा, वह यहाँ पर दिया हुआ है, सीमेंटाइट दिया हुआ है और यह हार्ड एंड ब्रिटल भी होता है। तो आप इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 723 डिग्री से ऊपर तापमान पर पियरलाइट इस संरचना में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर ये जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं तो ये क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर 723 डिग्री ना लिख करके कभी कभी हम क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी देखने मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, पियरलाइट होगा, ऑस्टेनाइट होगा या सीमेंटाइट होगा या मार्टेनसाइट होगा। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पर ऑस्टेनाइट को टिक करते हैं, जो कि स्टील का क्या होता है, स्ट्रक्चर में जब पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है और जो स्ट्रक्चर बनता है वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कार्बन स्टील को अपर क्रिटिकल यानी कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो तापक्रम होता है उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो गर्म करके अचानक ठंडा करने से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहेंगे, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट या मार्टेनसाइट। तो ऐसी संरचना को हम मार्टेनसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि अति सूक्ष्म संरचना और फेराइट से कठोर है। आप क्वेश्चन को समझते रहिए कि बहुत ही सूक्ष्म संरचना है और फेराइट से भी क्या होता है, कठोर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट या मार्टेनसाइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो डी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग कब की जाती है, ये हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो हार्डनिंग भंगुरता को कम करने के लिए या भंगुरता बढ़ाने के लिए या मशीन योग्य बनाने के लिए या एक समान सूक्ष्म ग्रेन संरचना की प्राप्ति के लिए। तो हार्डनिंग क्यों की जाती है, कि भंगुरता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि स्टील पर टेम्परिंग की जाती है। स्टील पर टेम्परिंग क्यों की जाती है, भंगुरता को कम करने के लिए, भंगुरता बढ़ाने के लिए, मशीन योग्य बनाने या एक समान सूक्ष्म ग्रेन संरचना की प्राप्ति के लिए। तो स्टूडेंट जब स्टील के ऊपर में हार्डनिंग की जाती है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। तो उसी भंगुरता को कम करने के लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। और टेम्परिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भंगुरता को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि एनीलिंग एक विधि है। एनीलिंग एक विधि है जिसका प्रयोग होता है भंगुरता कम करने, भंगुरता बढ़ाने, मशीन योग्य बनाने या एक समान सूक्ष्म ग्रेन संरचना की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन होगा। स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में
पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, ऊष्मा उपचार की विधि का नाम बताइए जिसे काटने की क्षमता और बढ़ोतरी हो तथा घिसावट प्रतिरोधकता में वृद्धि हो। तो यहाँ पर काटने की जो बात की गई है, तो काटने की जो बात होती है वह किस में होती है, जो टूल हार्ड होता है। तो यहाँ पर हमें हार्ड जैसा ये बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि जब स्टील को गर्म करके उसके आवश्यक तापमान तक पहुंचाया जाता है और कुछ समय तक उस तापमान पर रखा जाता है, कहलाता है, क्या कहेंगे उसे हम? सोकिंग कहेंगे, एनीलिंग कहेंगे, या सिकुड़ना होगा, या पूर्व तापमान। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? सोकिंग कहते हैं। आपको ऑप्शन के साथ साथ उसके आंसर्स भी मिल रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन में यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसे पूछा जाएगा कि सोकिंग क्या है, और ऑप्शन में ये दिखा देगा कि कुछ समय तक उस तापमान पर रखना, आवश्यक तापमान तक पहुँचना और कुछ समय तक तापमान पर रखना क्या कहलाता है? सोकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, स्टील को गर्म करने के लिए इस्तेमाल ऊष्मा उपचार विधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? स्टील को नर्म करना है, सॉफ्ट बनाना है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है, हार्डनिंग का, टेम्परिंग का, या नॉर्मलाइजिंग का। तो स्टील को जब नर्म करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनीलिंग प्रोसेस का, जो कि राइट आंसर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एनीलिंग के लिए गर्म स्टील को ठंडा किया जाता है। एनीलिंग के लिए गर्म स्टील को ठंडा करना होता है, तो कैसे ठंडा करेंगे? ऊष्मा प्रवाह को बंद करके भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना, या कार्य को भट्टी से बाहर निकालकर तेज हवा के बहाव में रखना, या कार्य को भट्टी से बाहर निकालकर खुले तथा वातावरण में ठंडा करना, या कार्य को भट्टी से बाहर निकालकर पानी के टैंक में डुबाना। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि हीट ट्रीटमेंट की सारी जो प्रोसेस होती है अलग अलग होती है। जैसे नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है कि स्टील को तेज हवा के बहाव में रखा जाता है। नेक्स्ट सी जो दिया है ये भी उसी प्रकार से है कि खुले वातावरण में ठंडा किया जाता है। और ये जो डी दिया है कि भट्टी से बाहर निकालकर पानी के टैंक में डुबाना, तो यह हार्डनिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर एनीलिंग के लिए जो होता है, एनीलिंग के लिए ऊष्मा प्रवाह को बंद करके भट्टी में ही ठंडा होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि ग्रेन आकार को रिफर करके उसे ऊष्मा मशीन योग्य नर्म बनाने के लिए ऊष्मा उपचार की विधि का नाम बताना है। तो हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग, या केस हार्डनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सी ऑप्शन है वह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार विधि द्वारा स्टील के गुणों को बदला जा सकता है या टेम्परिंग की जाती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्टील को उच्च क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके उसे खुली हवा में ठंडा करना, कठोर स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर गर्म करके पानी में ठंडा करना, या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके उसे तुरंत पानी में ठंडा करना, या डी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके फर्नेस को बंद करके उसी में ठंडा होने दे। तो यहाँ पर टेम्परिंग की प्रोसेस पूछी जा रही है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि टेम्परिंग होता क्या है। तो टेम्परिंग क्या होता है कि कठोर स्टील, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कठोर स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर गर्म करके
पानी में ठंडा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार विधि द्वारा स्टील के गुणों को बदला जाता है तो एनीलिंग की विधि को जाती है। क्वेश्चन आप समझिएगा कि ऊष्मा उपचार विधि द्वारा स्टील के गुणों को बदला जाता है और फिर एनीलिंग की विधि को की जाती है। तो कैसे की जाती है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये इस प्रकार से, और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ही ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि स्टील से उच्च क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके फर्नेस को बंद करके उसी में ठंडा होने देना। तो आप इसको पॉइंटेड करिए कि एनीलिंग की बात की जा रही है, तो एनीलिंग के लिए ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार द्वारा स्टील के गुणों को बदला जाता है हार्डनिंग प्राप्त करने का। तो आप इस हार्डनिंग को पॉइंटेड करिए कि हार्डनिंग प्रोसेस में क्या की जाती है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि किसी भी बॉथ में उसे डुबा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे डुबाने वाला जो ऑप्शन है वह कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि राइट आंसर होगा। यहाँ बोला गया है कि स्टील को उच्च क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके उसे तुरंत पानी में डुबाना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ऐसे लेंथी क्वेश्चन के लिए आप मेन जो पॉइंट है उसे आप ढूंढिएगा। जैसे कि यहाँ पर हार्डनिंग हमने ढूंढा, पिछले क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर एनीलिंग ढूंढा था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि स्टील की सूक्ष्म संरचनाओं की विभिन्न विशेषताएं हैं। सीमेंटाइट संरचना की विशेषता, तो यहाँ पर हमें सीमेंटाइट के बारे में बताना है। तो सीमेंटाइट क्या होता है, यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है और यह स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गैर चुंबकीय यानी कि नॉन मैग्नेटिक, कठोर तथा भंगुर यानी कि हार्ड एंड ब्रिटल, फेराइट तथा सीमेंटाइट से मजबूत, और घिसावट अवरोधी तथा दूसरे धातुओं को काटने में सक्षम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पियरलाइट संरचना की विशेषता बताना है हमें। पियरलाइट की क्या विशेषता होती है कि यह फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है और इसमें 87% क्या होगा, फेराइट होगा और 13% सीमेंटाइट होता है। परंतु यहाँ पर इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो नॉन मैग्नेटिक, कठोर तथा भंगुर, फेराइट तथा सीमेंटाइट से मजबूत, और डी जो पूछा जा रहा है घिसावट अवरोधी तथा दूसरे धातुओं को काटने में सक्षम। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, मार्टेनसाइट की बात की जा रही है कि मार्टेनसाइट संरचना की विशेषता है। तो मार्टेनसाइट की क्या विशेषता होती है कि यह जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। मार्टेनसाइट हार्ड होता है और ब्रिटल भी होता है। तो इसके लिए जो सटीक जो विकल्प है वह होगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि घिसावट अवरोधी तथा दूसरे धातुओं को काटने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो 20 में पूछा जा रहा है कि ऑस्टेनाइट संरचना की विशेषता है। तो ऑस्टेनाइट संरचना की क्या विशेषता होगी कि यह नॉन मैग्नेटिक होता है, कठोर तथा भंगुर, फेराइट तथा सीमेंटाइट से मजबूत, या घिसावट अवरोधी तथा दूसरे धातुओं को काटने में सक्षम। तो जो ऑस्टेनाइट होता है वह क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने आज फोर्जिंग के साथ साथ जो हीट ट्रीटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।